तो उसके बारे में भी आज कॉन्फ्रेंस हुई थी और सारे जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स पहले भी आए थे, आज लगभग हमने उसको तैयार कर लिया है। और बोर्ड का ये प्रस्ताव रहेगा कि संस्कृत तीसरी कक्षा से हम 2022 में इसे प्रारंभ करें। पहले भी मैंने आपसे ये बातचीत की थी। और वैदिक मैथमेटिक्स को हम छठी से क्रियान्वित या ऐसी पुस्तकों में ये चैप्टर डालकर उसे हम इसका मसौदा या उसका मटेरियल उपलब्ध बच्चों को करवा सकें। और एक और महत्वपूर्ण विषय है, मैं आपसे यहाँ पर इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ आदरणीय देशराज जी, जो कि पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, भारतवर्ष में घूम रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को किस स्टेट ने किस तरह से क्रियान्वित किया है उसके संदर्भ में वो सुझाव भी देते हैं और जानने का प्रयास भी करते हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड में इनकी ये तीसरी विजिट है। आज भी हमने बुलाया है कि हम ये कर रहे हैं, तो उसमें आपके क्या सुझाव हैं। और हमने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोर्ड में सेकेंडरी स्टेज पर जो 2 टर्म में एग्जामिनेशन लेने और उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर या जो क्वेश्चन पेपर बनाया है बहुत बढ़िया बनाया है। और जो असेसमेंट का एक मॉड्यूल है, एक फार्मूला है, एक मॉडल है जो बनाया है, उसका पूरे हिंदुस्तान में उसका एप्रिसिएशन हो रहा है। एक कॉन्फ्रेंस थी भोपाल में जिसमें कि आदरणीय देशराज जी वहाँ पर उपस्थित थे और भोपाल के वहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोर्ड, तमाम बोर्डों के अध्यक्ष वहाँ पर, सचिव वहाँ पर थे। तो हमारा जो मॉडल है उसमें काफ़ी अप्रिशिएट, मैं वहाँ केवल प्रेजेंटेशन यहाँ से वर्चुअल दी थी, वहाँ पर फिजिकल प्रेजेंट नहीं था। मुझे जानकारी देशराज जी के माध्यम से मिली थी, तो वो भी जानकारी आपसे वो साझा करेंगे। तो मैं अब और एक और इंट्रोडक्शन मैं करवाना चाहता हूँ। अभी नए सचिव हमारे यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, मधु चौधरी जी, मैडम मधु चौधरी जी यहाँ ज्वाइन किए हैं। आज दूसरा दिन है यहाँ पर। अक्षय सूद जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा बेहतर काम किया था तालमेल से, और बोर्ड को उन्होंने उनकी सेवाएं और उनकी ऊर्जा का अच्छे से प्रयोग हमने किया है। तो मधु चौधरी जी आए, तो आपसे मैं इनका इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। और दूसरे कुछ विद्वान जो अभी हैं, अभी नरेंद्र जी संस्कृत के विद्वान हैं, तो किस प्रकार का वो सिलेबस रहेगा आप इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या रहेगा। हमने भी पूरी जानकारी करने के बाद, वो लेने के बाद वो लगभग तय कर दिया है। आप इनसे स्पेसिफिक या तकनीकी जानकारी ले सकते हैं। ये 2022 में ही 2022 में हम तीसरी कक्षा से लागू करेंगे और वैदिक मैथमेटिक्स को छठी से लागू करेंगे। और वैदिक मैथमेटिक्स के गोपाल जी हैं, ये एक्सपर्ट हैं, तकनीकी जानकारी आप उनसे ले सकते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। तो पहले तो मैं जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो पूरे भारतवर्ष में घूम के राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्योंकि ये वैदिक मैथमेटिक्स और संस्कृत और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो एक विमर्श है या उसमें जो कहा गया है उसकी स्पिरिट है, उसके अनुसार ये सारा काम हो रहा है। तो मैं अब आदरणीय देशराज जी को आग्रह करता हूं कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंदर माननीय अध्यक्ष, सचिव और विषय के विशेषज्ञ और पत्रकार मित्रों, हम सब उस युग में हैं कि जब भारत एक शिक्षा के माध्यम से बहुत बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। नहीं समझ तो उसके माध्यम से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया है, मैं बधाई देना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जी को और सचिव महोदय को कि आप इसके क्रियान्वयन के लिए देश के पहले राज्य के रूप में जाने लगे हैं अभी, और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। उसके पीछे 2 कारण हैं। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें एक बहुत बड़ा शिक्षा में बदलाव है, और बदलाव को स्वीकार करना बड़ा कठिन होता है, और उस बदलाव को समझना भी कठिन होता है। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 3 किस्म के जो कार्य किए हैं,
सबसे बड़ी बात है इवैल्यूएशन की, कि असेसमेंट की, कि बच्चा पहले परीक्षा देता था और 3 घंटे की परीक्षा वो उसके सारे वर्ष की एक किस्म की कितनी योग्यता 3 घंटे में मापने का प्रयास करते थे, जो ना वैज्ञानिक था और ना सही था। हर बच्चे की एक रुचि है, एक अभिरुचि है, वो उसमें आगे बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने, जो मेरे ध्यान में, मैंने सारे मॉड्यूल को पढ़ा है, देखा है, तो जो असेसमेंट है, बच्चा अपनी असेसमेंट अपने आप देगा, उसके पेरेंट्स देंगे, उसका टीचर देगा, और अकेला एक टीचर उसकी असेसमेंट नहीं करेगा, उसका रिजल्ट नहीं बनाएगा। तो रिजल्ट उसका फिर उसके अंदर उसका जो क्लासमेट है वो देगा। तो उन सभी के लिए मॉड्यूल बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती लगता था, और ऐसा लगता था कैसे संभव होगा। हिमाचल प्रदेश ने उसके पूरे सिस्टम को और विद्वानों के सहयोग से इन्होंने उसको लागू किया, और देश के अधिकतर बोर्ड उसकी मांग कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसको अपने प्रांतों में वो लागू करना चाहते हैं। दूसरा जो NEP का है, उसमें 2 बातें बहुत हैं समझने वाली हैं और बड़ी महत्वपूर्ण हैं। वो हैं भारत का ज्ञान, यानी कि भारत का परंपरागत जो ज्ञान है उसके आधार पर सारी की सारी शिक्षा का आधार बने। अब 2 बातें मैं इसको कहूँगा आपके सामने। किसी भी देश की संस्कृति, किसी भी देश की प्रकृति, किसी भी देश की प्रगति उस देश के अनुकूल होती है, किसी की कॉपी करके नहीं हो सकती है। इस शिक्षा नीति के अंदर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत ने दुनिया को क्या क्या दिया और भारत विश्व गुरु के रूप में और ज्ञान के रूप में कैसे जाना जाएगा, ये शिक्षा नीति इसको प्रकट करेगी। ये बहुत बड़ी एक अमूल, वैदिक गणित और संस्कृत भी उसी का एक भाग है। वैदिक गणित के अंदर वैदिक गणित के विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि आज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें कैलकुलेशन वर्क जो है वो बड़ा फास्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उसके आंसर देने हैं, तो बच्चा उसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाता, और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रतिभाशाली बच्चे इस कमी से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पिछड़ जाते थे। वैदिक गणित के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं की कैलकुलेशन मौखिक रूप में बच्चा कर सकेगा। इस ज्ञान को शामिल करना ये भी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के खाते में सही मायने में बहुत एक अमूलचूल परिवर्तन के रूप में माना जाएगा, जाना जाएगा। दूसरा विषय है शिक्षा में भाषा। भाषा ज्ञान का खजाना रहता है, भाषा और बोलियों में ज्ञान छुपा होता है। दुर्भाग्य से अंग्रेजी भाषा को ही एकमात्र अच्छी भाषा मानकर बच्चों के जीवन से, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों से बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। वेयर एज उनका ज्ञान, अपने ज्ञान को वो अपनी भाषा में प्रकट कर सकते थे, और इस दृष्टि से संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो सारी भाषाओं की जननी है। संस्कृत के ज्ञान से बच्चा फारसी क्या, इंग्लिश क्या, जर्मन क्या, चाइना क्या, सारी भाषाओं के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसको सुगमता रहेगी। तो संस्कृत को जोड़ना, वैदिक गणित को जोड़ना, दोनों को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जिस दृष्टि से सोचा है, ये हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए एक मील पत्थर सिद्ध होगा। तो इस तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर बातें कही गई हैं, तीसरी बात जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है वो कही गई है कि प्राइमरी के बच्चों को अपने आसपास के वातावरण से सिखाना, और उसके लिए भी जो भाषा है, संस्कृत भाषा को इतने सरल रूप में रखा है कि उस परिवेश से बच्चे की जानकारी होगी, और वैज्ञानिक भाषा की दृष्टि से अन्य भाषाओं का ज्ञाता भी बालक हिमाचल प्रदेश का बनेगा। तो इस दृष्टि से अभी हिमाचल प्रदेश सरकार भी इस पर बड़ी चिंतित है और बहुत अच्छी तरह से कार्य करने जा रही है। 6ठी कक्षा से हर बच्चा अपने हाथ से कोई काम करेगा, स्किल डेवलपमेंट, ये शिक्षा नीति में है। अभी 6 दिसंबर को शिमला में एक बैठक हुई थी, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि हर जिले की एक ट्रेडिशनल स्किल है, परंपरागत व्यवसाय है, बच्चा उस व्यवसाय को सीखे। 10 दिन वो बैगलेस स्कूल में आए, इंडस्ट्री जो है वो स्कूल में आए, बच्चा उसके इंडस्ट्री में जाए,
और छठी कक्षा से वो काम करना शुरू करेगा और धीरे धीरे 9वीं 10वीं तक वो वोकेशनल और इंजीनियरिंग तक उसका एक माइंड सेट बनेगा, मुझे क्या करना है। तो जो वाइट कॉलर जॉब था और जो बेरोजगारी थी, उस बेरोजगारी से भारत और हिमाचल प्रदेश छुटकारा पाएगा, बच्चा हाथ से काम करने वाला बनेगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन शिक्षा का नीति के माध्यम से है और हिमाचल प्रदेश इस पर बड़ी गति से कार्य कर रहा है। धन्यवाद। कुछ तकनीकी प्रश्न आपने करने हैं तो संस्कृत के विद्वान से आप कर सकते हैं और वैदिक मैथमेटिक्स से भी। सर वैदिक मैथमेटिक्स को लेकर ही है, क्योंकि मैथमेटिक्स तो ऑलरेडी हमारे पास था सब्जेक्ट का, तो अभी क्या हम इसको एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर रखेंगे या फिर जो ऑलरेडी सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर बनाएंगे? हाँ, इसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। तकनीकी विषय आप इनसे रहे, हम केवल छठी में जो मैथमेटिक्स है उसमें केवल 1 या 2 चैप्टर जोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं है। और उसमें हम ये करेंगे कि 50 नंबर का अब हमारा क्वेश्चन पेपर होता है, पहले 85 नंबर का होता था, हम 50 कर दिया, फर्स्ट टर्म में 50 का होता है। तो उसमें हम केवल 3 नंबर 3 अंक, 5 पहले सोचा था पर 5 ज़्यादा हो जाएगा, 3 अंक का ही प्रश्न आएंगे वैदिक मैथमेटिक्स, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो दूसरे टर्म में भी 3 अंक आएंगे, तो वो ज़्यादा भार नहीं होगा। तो एक एक चैप्टर उसमें जोड़ेंगे और बाकी तकनीकी विषय आपने कि कौन से जमा घटाना मल्टीप्लिकेशन कौन कौन से हैं, कैसे सूत्र हैं, तो आप इनसे प्रश्न पूछें। सर सवाल इससे संबंधित है। हाँ। ये वाला जो हम वैदिक मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इंट्रोड्यूस करने वाला हमारा बोर्ड पहला बोर्ड है या फिर राष्ट्र में कहीं और भी? हाँ, अभी 3-4 स्टेट्स में है और ये फिर हमारा भी एक स्टेट हो जाएगा। लेकिन संस्कृत जो है वो 3री कक्षा से प्रारंभ करने वाला, मुझे लगता है ये पहला हमारा स्टेट होगा। हाँ, कुछ तकनीकी जानकारी आप वैदिक मैथमेटिक्स में दें। वैदिक मैथमेटिक्स जो है वो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी जो गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य थे, 1884 से 1960 तक उनका कार्यकाल रहा और उन्होंने 16 सूत्र और 13 उपसूत्र दिए हैं और इन सूत्रों के माध्यम से जितना भी गणित है पूरा गणित कवर हो जाता है और ऐसी सरल विधियों के द्वारा उसमें आसान तरीके से बड़े से बड़े प्रश्नों को भी बच्चे चुटकियों में हल कर लेते हैं। जिन प्रश्नों को बच्चे 5 से 10 मिनट हल करने में लगाते हैं, सामान्य विधि जो हम पढ़ते हैं, उनको सेकंडों में बच्चे कर देते हैं। पहले बहुत सारे जो एकेडमी के लोग थे उसको मैजिक मैथमेटिक्स या क्विकर मैथमेटिक्स के नाम से इसको पढ़ाते थे और इस बिजनेस के रूप में इसको करते थे, लेकिन आम सभी बच्चों को इसका लाभ नहीं मिलता था क्योंकि पाठ्य पुस्तकों का अंग नहीं बना था। तो अब जैसे कुछ स्टेट्स में हुआ है और यहाँ पर भी पिछले वर्ष से प्रयास किया जा रहा है, 3-4 बार इसके दृष्टि से हम बैठे यहाँ पर और सारा पाठ्यक्रम 6ठी से 10वीं तक का हमारा तैयार हो चुका है। आज +1 और +2 के लिए भी हमारे जो चेयरमैन सर उन्होंने कहा कि इसके लिए भी प्रयास कीजिए और 1 महीने में इसका भी कुछ पाठ्यक्रम बना करके दीजिए। तो इस प्रकार से एक बहुत ही उपयोगी और बच्चों का जो डर गणित के प्रति रहता है कि बहुत इससे डरते हैं गणित से, जो बच्चे मैं 22 वर्षों से इसको वैदिक मैथमेटिक्स को बच्चों को विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ और जो बच्चे वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उनका अधिकांश जो मैंने स्टडी किया है उन्होंने हायर एजुकेशन में या तो एमएससी में एडमिशन लिया या उनका अच्छी जगह पे सिलेक्शन हुआ है। तो एक बच्चे का रुचि भी बढ़ाता है और एक शोध की दृष्टि से भी बच्चों का दिमाग का विकास करता है। दूसरा, गणित के क्षेत्र में भारत के बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे शून्य भारत ने दुनिया को दिया हो, चाहे दशमलव प्रणाली दी हो, दार्शनिक मान प्रणाली दी हो, इस प्रकार से। और जो बोधायन प्रमेय जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, ये बोधायन सूत्र जो हमारे सुलभ सूत्र हैं पाइथागोरस से काफ़ी अनेकों वर्ष पूर्व जो तो भारतीय जो प्राचीन गणित है उसमें उपलब्ध पहले से थी। इसी प्रकार से हम और भी कई प्रकार के ऐसे प्रमेय हैं जो भारतीय गणित में पहले से पढ़ाई जाती रही है, लेकिन बाद में जो कालखंड रहा उसमें किसी अन्य नाम से कुछ लोगों ने उसको अपने किया है। तो मैं बोर्ड का भी जो इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में भी सभी बच्चों का इस वैदिक गणित की दृष्टि से लाभ मिलने वाला है। तो पढ़ाने वालों को किस तरह की चुनौती जो है वो आप मानते हैं, क्योंकि कितना सरल रहेगा या कितना कठिन? जो वैदिक मैथमेटिक्स हमने बनाया उसमें बहुत सरल तरीके से अभी हमने बिल्कुल ईजी जो स्टेप्स में इसको बना दिया है और कोई जो मैथ का टीचर है उसको बहुत आसानी से कर सकता है। दूसरा, यहाँ पर जो योजना बनी है कि इसको डाइट के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से और सेमिनार के माध्यम से इसको सभी टीचरों को ट्रेन कर दिया जाए। क्योंकि सर 6 से शुरू करने की बात कही जा रही है, तो क्यों ना संस्कृत जैसे हम 3री से शुरू कर रहे हैं तो इसको भी अगर छोटी बुकलेट के तौर पर ही, क्योंकि बच्चा वो तभी से शुरू हो जाएगा फिर तो अच्छा वो करेगा वो आगे जाके। अभी हम 3री में ना
हम संस्कृत के विषय को भी ले रहे हैं तो तीसरी और चौथी में कोई लिखित परीक्षा नहीं ले रहे, उसमें मौखिक परीक्षा रहेगी, 5वीं में लिखित परीक्षा रहेगी। अब विषय ये है कि सारे विद्वान और आप भी सभी मानते हैं कि बच्चों के ऊपर ये पढ़ने का भार ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो छोटी फाउंडेशनल कोर्स की कक्षाएं और उससे आगे की प्राथमिक स्तर की जो कक्षाएं हैं उनमें बच्चों को लैंग्वेज और थोड़ा सा और कुछ पढ़ाने का हमने सीमित रखा है। तो छठी कक्षा जो है वो मिडिल स्टैंडर्ड तक आ जाती है, तो मिडिल स्टैंडर्ड में इसमें ले जाएंगे तो बच्चों को, नहीं तो वैदिक मैथमेटिक्स तो उनका डर का भाव बच्चों में जा सकता है। संस्कृत के तकनीकी विषय है और आप ये पूछ सकते हैं कि संस्कृत भी तो कठिन विषय है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा ज्ञान को फाउंडेशन स्टेज से लेकर प्राथमिक स्टेज तक देने को अनिवार्य कहा गया है। तो यहाँ पर कोई अन्य भाषा तो नहीं, हिंदी है और दूसरी भाषा संस्कृत हो सकती है। अंग्रेजी सीखना है किसी ने, जर्मन सीखना है कुछ है, उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि ये नहीं सीखेंगे, अंग्रेजी भी सीखेंगे वो, लेकिन संस्कृत क्योंकि दूसरी राजभाषा है तो तीसरी से सीखना। और भाषा ज्ञान का ये सारे मॉड्यूल और जो पुस्तकें बनी हैं वो इस तरह की बनी हैं कि इसके हम वीडियोस भी बनाए हुए हैं, वो वीडियोस बनने तैयार हुए हैं, तो वीडियोस के माध्यम से भी उनको बच्चों को पढ़ाएंगे, खेल खेल में पढ़ाएंगे तो प्रेशर नहीं पड़ेगा। जहाँ तक वैदिक मैथमेटिक्स का है तो वो तो फिर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का है। तो भाषा तो आप सभी जानते हैं कि 6 वर्ष तक जो बच्चा है वो थोड़ा मैच्योर हो जाता है, तो 6 वर्ष के बच्चे को ये भाषा ज्ञान, और भाषा जो आती है पहले श्रवणम से आती है, तो हम श्रवणम का भी एक वो सारा देखेंगे कि उसको बताया जाए, वो श्रवण करेगा बच्चे कि संस्कृत कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं, श्रवणम होती है। उसके बाद पठनम होती है या भाषा में आती है, वो बोलना शुरू करता है, फिर पठनम में आती है, फिर लिखनम में बड़े अंत में आती है। तो 5वीं में जब बच्चा जाएगा तभी हमने सोचा कि लिखनम में अगर इस भाषा को लाना है तो 5वीं में बच्चा जो हो जाएगा तो 11 साल का बच्चा हो जाता है, तब तो 11 साल के बच्चे को वो लिखनम में प्रैक्टिस में आए तो भार नहीं पड़ेगा बच्चे को। इसलिए सोचा है कि हम संस्कृत को तीसरी और चौथी में, लेकिन वो मौखिक हम उसका ये लेंगे और लिखनम में हम 5वीं में लेंगे। और 5वीं में एक नैतिक शिक्षा होती है, तो कहीं एग्जामिनेशन का भार ज़्यादा ना हो, तो नैतिक शिक्षा से हम कैसे इसे जोड़ सकते हैं, तो पेपर हम उतने ही लेंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। अगला जो सत्र होगा सर, उसका जो सिलेबस है वो चेंज होगा? अगला जो सत्र है उसका सिलेबस अभी पाठ्यक्रम जो है हम 2023 में जो एनसीएफ का है 2023 के अंत तक, हो सकता 24 में आए, तो अगर हम ज़्यादा बदलाव करेंगे तो फिर हो सकता कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाएं, तो हम उसका वेट कर रहे हैं। लेकिन हमें ये मालूम है कि क्या क्या हो सकता उसमें सुधार, तो उसी को हम देख कर ये अभी थोड़े थोड़े सुधार कर रहे हैं। संस्कृत का मार्क्स क्लासिफिकेशन किस तरह से रहेगा? हैं जी, मार्क्स तीसरी और चौथी में मार्क्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से करेंगे? मौखिक रहेगा वो सारा, और तीसरी और चौथी में उसमें मार्क्स नहीं है, उसमें तो बच्चे को ठीक है थोड़ा सिखाना ही है, प्रेरणा ही देनी है। और जहाँ तक 5वीं में है तो 5वीं में जो अन्य जितने सब्जेक्ट विषय हैं, जितने उनके अंक होते हैं, संस्कृत का भी उतने ही अंक होंगे। इसमें हमें एक्सपर्ट टीचर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, क्योंकि प्राइमरी में तो शास्त्रीय होते हैं। बहुत आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब इस प्रश्न के बारे में भी हमने पूरी चर्चा कर ली है, ये सरकार के पास हम प्रस्ताव रखेंगे। अब जहाँ तक संस्कृत भाषा को सिखाने की बात है, तो क्या है कि पहले तो सारे टीचर्स की, प्राइमरी टीचर्स जितने हैं, प्राथमिक के टीचर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि हर एक अध्यापक को अपने नॉलेज को अपडेट करना है, उसके लिए 50 घंटे हर वर्ष उसको अपडेशन के लिए देना है, ट्रेनिंग के लिए देना है। तो 20 घंटे में कोई भी अध्यापक संस्कृत को, जो वो इस लेवल की संस्कृत है, 20 घंटे में सीख सकता है। तो इसके लिए हम डाइट्स में वर्कशॉप करेंगे। हम जो संस्कृत के विद्वान हैं या उनकी कोई एसोसिएशन है, उनके साथ MOU करेंगे, वो ट्रेनिंग देंगे। और अगला है कि DLED जो JBT करके आते हैं, उसमें अभी संस्कृत का कोई पाठ्यक्रम में नहीं जोड़ा गया है, तो सरकार से हम ये आग्रह करेंगे कि DLED के कोर्स में भी जितना भी हमने ये मसौदा बनाया है, वहीं उनको टीचर्स को पढ़ा दे, तो वो ट्रेंड निकलेंगे आगे को। अभी के टीचर्स को हम ट्रेन करने का प्रयास करेंगे, इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स होंगे और सारे के सारे 12 डाइट्स में। और ये रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से भी कि वहाँ पर संस्कृत का टीचर, लेकिन उसके लिए 2 क्वालिफिकेशन रखेंगे कि वो संस्कृत विषय में पढ़ा हुआ होना चाहिए
और दूसरा संभाषण उसका संस्कृत विषय में होना चाहिए, और तीसरा उसमें ये रखना हमें ज़रूरी है कि वो संस्कृत की एक, जैसे शास्त्री है, शास्त्री से आगे वो एमए कर लिए सारे, ऐसे टीचर्स को वहाँ पर रखा जाए जिससे कि संस्कृत पे ऊपर पकड़ हो उनकी और अच्छे से वो ट्रेन कर पाए अध्यापकों को। ये है। बाकी तकनीकी विषय है, आप नरेंद्र जी से बातचीत कर सकते हैं कि किस प्रकार से आप। नरेंद्र जी, सिलेबस में नहीं इसको ऐड करेंगे तो कैसे वो छात्रों तक पहुंचाएंगे? सिलेबस में रहेगा ये इसी सेशन से। हाँ, तीसरी 22 में। हाँ, नरेंद्र जी। अभी भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो प्रतिष्ठा, एक संस्कृत है और एक संस्कृति है। बिना संस्कृत से हम अपनी संस्कृति से बच्चों को नहीं जोड़ सकते हैं, इसीलिए संस्कृत को जोड़ने का जो प्रयास स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा किया गया वो एक अपने आप में एक अभिनव प्रयास है और एक अन्य प्रांतों के लिए भी एक नई प्रेरणा के रूप में काम करेगा। संस्कृत अगर भारत को जानना है तो संस्कृत अनिवार्य है। बिना अगर भारत माइनस संस्कृत अगर कर देते तो सामान्य रूप से उसमें कहीं ना कहीं एक जो अपना अतीत है, अपनी परंपराएं हैं, अपना ज्ञान है, अपना विज्ञान है, उससे कहीं ना कहीं हम और हमारी आने वाली पीढ़ी अछूती न रह जाए। इसीलिए प्रयास एक नए रूप में जो स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा किया गया है वो एक सभी के लिए, बच्चों के लिए भी एक नई चीज़ सीखने का एक अवसर मिलेगा। अब उसमें अभी हिमाचल प्रदेश में द्वितीय राजभाषा के रूप में जो संस्कृत शुरू हुई है तो उसमें बाकी स्थान पर तो अभी अन्य अन्य रूप में कार्य चलेगा, परंतु प्रथम कार्य के रूप में जो तीसरी कक्षा से संस्कृत वो एक नए प्रयोग के रूप में रहने वाला है। तो इसीलिए अभी जो पाठ्यक्रम क्या रहेगा, पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को लेकर अभी तीसरी, चौथी, पांचवी के लिए इसमें हमने 3 पुस्तकें तीसरी के लिए, चौथी के लिए और पांचवी के लिए ऐसी पुस्तकें अभी तैयार कुछ की जा चुकी है और 1 महीने के अंतराल में जो पांचवी की पुस्तक है वो भी तैयार होकर स्कूल शिक्षा बोर्ड को आ जाएगी। और इसमें सामान्य रूप से जो भाषा के 4 अंग है, श्रवण, संभाषण, पठन, लेखन, इसी विषय पर आधारित है कि बच्चे रुचिपूर्वक प्रयोग है, खेल खेल के माध्यम से सीखना उनके लिए सरल हो जाएगा। और उसके अतिरिक्त उसमें पिक्चर्स भी दी गई हैं, तस्वीरें दी हैं जिसे पहचान सके। जैसे चिड़िया है, संस्कृत में उसको चटका बोलते हैं, तो वैसे चिड़िया बोलती, हिंदी में चिड़िया, तो वो पहचान लगे ये चटका। और उसमें वर्ण ज्ञान है, व्यंजन का ज्ञान है, वे सारे ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा जिससे कि सारा बच्चा ठीक प्रकार से। और संभाषण में भी जैसे 5वीं में तो संभाषण में कैसे संस्कृत में बात करते हैं, छोटे छोटे ऐसे वाक्य कैसे हो सकते हैं, तो बहुत खुश रहेंगे बच्चे और बड़ा एंजॉय करेंगे उसको। तो ये सारा बनाने का प्रयास किया है। अमूमन हम ये देखते हैं सर कि सब्जेक्ट जो होता है वो ऑप्शनल भी दे दिया जाता है, तो ये ऑप्शनल रहेगा या फिर अनिवार्य रहेगा? नहीं, ये अनिवार्य रहेगा। मैट्रिक तक का प्लस 2 नहीं, ये तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं फिर तो ऑप्शनल हो जाता है, लेकिन तीसरी, चौथी, 5वीं में अनिवार्य। 5वीं अनिवार्य है, अनिवार्य। 7वीं, 8वीं में भी अभी हिमाचल प्रदेश में अनिवार्य है। हाँ। 9वीं और 10वीं में संस्कृत विकल्प के रूप में है, 8 के रूप में उर्दू और पंजाबी, ये 2 भाषाएं हैं। और ड्राइंग भी। ड्राइंग। हाँ। तो अब कोई प्रश्न और है तो बोलिए। हाँ, अब अंत में मैडम मधु आप धन्यवाद करें सभी बंधुओं का। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय श्री सोनी जी, साथ में प्रवीण देशराज जी जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे उन्होंने विस्तृत चर्चा की, उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। नरेंद्र जी जो कि संस्कृत के विशेषज्ञ है, इन्होंने सुबह भी बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से जो है संस्कृत के बारे में, करिकुलम के बारे में जानकारी दी। साथ ही साथ गणित के, वैदिक गणित के विशेषज्ञ गोपाल जी, इन्होंने भी
कैसे कैसे छठी से लेकर 10वीं तक जो है इस करिकुलम को ऐड किया जाएगा, कितने चैप्टर्स, कितने मार्क्स, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। और आप सभी प्रेस बंधुओं का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आपके माध्यम से जो है क्योंकि अध्यक्ष महोदय जी ने ये बुलाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम चाहते थे कि इसकी डिसेमिनेशन जो है अभी से जो है शुरू हो जाए, ताकि आने वाले टाइम में जो है लोगों को एडॉप्शन में भी ये इजी हो। तो आप सभी के सुझाव भी आमंत्रित हैं और आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। चाय